जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी एरिया में। दोस्तों, आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेट ले गया है ऐसे प्रश्नों का जो एसएससी में बार बार पूछे गए हैं। ये 7वां सेट है। इससे पहले 6 सेट वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे तुरंत जाके देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, क्योंकि सभी प्रश्न कभी ना कभी पूछे गए हैं। देख लीजिए, प्रूफ के साथ लिखा हुआ है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ जाइए, रोज एक सेट आपको दिया जाता है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेंगे। जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य है। 5 सेकंड का समय लेना है आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। साथ में आपको बनाते भी चलना है। इसमें कुल 13 सेट है। वैसे आपको 15 सेट प्रश्नों का सेट दिया जाता था, पर इसमें 13 प्रश्न है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि जवाहर रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए था। तो ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना, बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण आर्थिक एवं सांरचनिक संरचना को सुदृढ़ करना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उपयुक्त सभी ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार देने से तो रोजगार मिलेगा, तो आर्थिक एवं सामाजिक संरचना भी सुदृढ़ होगी और बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर तो पैदा कर ही रहा है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों, सेट को पूरा देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखते चलेंगे कि सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। 5 सेकंड का समय लेंगे, साथ में आपको स्कोर कमेंट करना है। आज का टारगेट है 13 में से 10 क्वेश्चन करने का। 13 में से 10 क्वेश्चन आपको बनाने हैं ईमानदारी से। चलिए दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? क्या आंसर हो जाएगा? शाह आलम एवं फर्रुखसियर, बाबर एवं जहांगीर, जहांगीर एवं शाहजहां या अकबर और औरंगजेब। दोस्तों, इसका जो आंसर है अभी तक आपने बना लिया होगा, तो बिल्कुल सही आपका बी यहाँ पे राइट जा रहा है। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। बाबर एवं जहांगीर ने, बाबर एवं जहांगीर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। बाबरनामा और जहांगीरनामा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीडीएफ बनाने में थोड़ी गलती हो गई है दोस्तों, पर फिर भी मैं बोल देता हूँ। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? देखिए, सीजीएल एमटीएस दोनों में पूछा गया है। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव माधवराव या बालाजी विश्वनाथ। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर जल्दी से सोच लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपका जो आंसर है कि बाजीराव, यानी कि बी, बाजीराव आपके सर्वाधिक सशक्त पेशवा रहे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन रहे? तो बाजीराव रहे हैं। वीडियो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी भारत के सर्वोच्च चोटियों में से एक होती है। दोस्तों, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड में। अभी आप सोच रहे होंगे कि कुछ क्वेश्चन में तो ये इंग्लिश में लिख देता है और कुछ क्वेश्चन में ये बेवकूफ़ बना रहा है, पूरा इंग्लिश नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों, जिस क्वेश्चन में एक पेज में ये पीडीएफ सही से आ सके उसमें इंग्लिश लिख दिया जाता है। यानी कि अगर इंग्लिश छोटा है तो लिख दिया जाता है, अगर बड़ा है तो उसको कट कर दिया जाता है। दोस्तों, पीडीएफ बनाना बहुत अच्छे से अभी नहीं आता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, पर फिर भी आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। तो नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में? इसलिए सपोर्ट कीजिए दोस्तों। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में आपका नंदा देवी चोटी उपलब्ध है। चलिए दोस्तों, डंकन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आपको कहाँ से मिल रहा है या कैसे मिल रहा है। ज़रूरी ये है कि आपको अच्छी चीज़ें कैसे मिल रही हैं। तो जैसे भी मिल रही हो तो तुरंत ले लेनी चाहिए। सभी इंपॉर्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर देख लीजिए। और मैं बोल तो रहा हूँ तो आप सुन भी लीजिए। सुनने से ज़्यादा याद होता है पढ़ने के अलावा। डंकन पास इनमें से किसके बीच में होता है स्थित है? डंकन पास उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान या निकोबार या छोटा अंडमान। दोस्तों, पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न थोड़ा कठिन है, आपको नहीं आता होगा। बिल्कुल सही, कोई बात नहीं। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। ये प्रश्न थोड़ा कठिन था, पर ऐसे सरल प्रश्न तो एसएससी पूछेगा नहीं। देखिए, सीजीएल और एमटीएस के क्वेश्चन है। दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के पास डंकन पास स्थित है। चलिए दोस्तों, पांचवे का आंसर आपने देख लिया। भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? यानी कि दो नदियों के बीच की ये जो भूमि होती है, जैसे ये एक नदी है इधर और ये एक नदी है इधर, दो नदियों के बीच की सबसे जो भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? घाटी,
पठार, दोआब या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों आपको क्लू दे देता हूँ। दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है। और उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से आंसर देंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, उसे दोआब कहा जाता है। दोआब। क्वेश्चन दिखा दिया, अब आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। दोआब कहा जाता है दो नदियों के बीच की उपस्थित उपजाऊ भूमि। चलिए दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या बन जाएगा यहाँ पे? निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है? खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक है। चाइना, यूएसए, कनाडा या इंडिया? क्या हो जाएगा दोस्तों? 7वें का आंसर। दोस्तों अगर आप इंडिया लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हैं। दोस्तों इंडिया में बेशक खेती ज़्यादा होती है पर यहाँ भूमि का प्रतिशत सर्वाधिक नहीं है। भूमि के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो वो है यूएसए में। ये क्वेश्चन भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, बहुत से लोगों ने भारत लगा दिया होगा क्योंकि भारत में खेती सर्वाधिक होती है, पर इसका आंसर भारत नहीं बल्कि यूएसए होगा। 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 7वें का आंसर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन तो पहले ही, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी होने चाहिए दोस्तों। जैसे ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है तो थोड़े हार्ड क्वेश्चन तो होने ही चाहिए, वरना क्या मजा है सेट लगाने में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक, माइका किसको कहते हैं? तो अभ्रक को कहते हैं दोस्तों। अभ्रक को माइका कहते हैं। तो माइका का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यूएसए, यूके, कनाडा या भारत? दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? संसार में माइका का सबसे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों पर जल्दी जल्दी में टाइपिंग में छूट गया है। क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे, किताब से जब देख के टाइपिंग किया जाता है तो उसमें पूछे गए क्वेश्चन ही हैं, पर वो टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत इधर उधर हो जाती है। चलिए टाइपिंग में टाइम भी बहुत लगता है, इसलिए सपोर्ट कीजिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए। संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक आपका भारत है। हमारा भारत अभ्रक का यानी कि माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए दोस्तों 8वां हो गया। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि 8,960 किलोमीटर की है टोटल, पश्चिम में को पूर्व में से जोड़ती है। पश्चिम को पूर्व से जोड़ती है। किस देश के पश्चिम को पूर्व से जोड़ती है ट्रांस साइबेरियन रेलवे? मॉस्को ताशकंद, सेंट पीटर्सबर्ग या मस्का, मॉस्को इस्ट्रोको या सेंट पीटर्सबर्ग व्लादिवोस्टोक? किसको जोड़ती है दोस्तों? ये क्वेश्चन भी थोड़ा कठिन है, पर अब एसएससी है तो सरल प्रश्न तो पूछेगा नहीं कि हलवा क्वेश्चन पूछ लेगा पानी पीने लायक। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो हार्ड होते हैं। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे 8,960 पश्चिम में को पूर्व में जोड़ती है। ये सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, कोई अपने मन से नहीं दे रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि हार्ड बनाने के लिए सेट को अपने मन से दे रहा है। जैसा सेट में होता है सीधा सीधा वही आपको क्वेश्चन बता दिया जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर के ही होते हैं। तो चलिए 9वें का आपका आंसर हो गया डी। चलिए दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन क्या बन रहा है? महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? महाराष्ट्र में यानी कि महाराष्ट्र की अगर हम लोक नृत्य ये सारे नृत्य लिखे हुए हैं, लोक नृत्य या लोक प्रसिद्ध लोक रूप की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? लावड़ी, नौटंकी, तमाशा या गाथा? ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 सेकंड का समय लेना दोस्तों। 10वें का ऑप्शन मैं एक्साइटेड में थोड़ा जल्दी बता देता हूँ, फिर भी कोई बात नहीं, तब तक आप आंसर तुरंत सोच लिया कीजिए पढ़ में। 10वें का आंसर ए हो जाएगा लावड़ी। लावड़ी आपका प्रसिद्ध लोक रूप है महाराष्ट्र का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाराष्ट्र या महाराष्ट्र, वही क्वेश्चन याद आ रहा है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? बीच में बोलने में कभी दिक्कत हो जाए दोस्तों तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कभी कभी गलत बोल जाता हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन। चलिए अभी आगे आएगा तब मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको कि मैंने क्या गलती की है, उसके लिए पहले ही माफ़ी मांगे ले रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? तो ये है आपका कुचिपुड़ी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 11वीं के लिए, सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ये भी थोड़ा हार्ड प्रश्न है, कोई बात नहीं दोस्तों, 4 प्रश्न तो हार्ड ही मिल गए, 4-5 प्रश्न, कई सारे प्रश्न, ये पूरा सेट ही काफ़ी हार्ड था। चलिए ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद या आर्कटिक घेरा? दोस्तों अगर आप घेरा देख के डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है।
ये क्वेश्चन भी गलत हो गया जिन्होंने डी लगाया। दोस्तों ये स्थित है आपका प्रशांत महासागर में। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर, ज्वालामुखी यानी कि सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है, तो वो प्रशांत महासागर में। पूरे के पूरे रिंग यानी कि पूरा का पूरा ज्वालामुखी, कई सारे ज्वालामुखी एक ही जगह पे स्थित हैं प्रशांत महासागर में। चलिए दोस्तों 13वां और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इसी क्वेश्चन के लिए मैं आपसे क्षमा चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछले एक सेट में मैंने बता दिया है कि पाक जलडमरू मध्य भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, जो कि गलत है। अब रात में वीडियो बना रहा हूँ तो दिमाग कभी कभी काम करना बंद कर देता है। एकदम सुबह 5 बजे उठ के ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और अपलोड भी करना है अभी, तो कभी कभी ज़्यादा के चक्कर में दिमाग काम करना बंद कर देता है और गलती से कुछ भी गलती हो जाती है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। पाक जलडमरू मध्य जो है वो आपका भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ऑप्शन सी। एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, माफ़ कर दीजिएगा, आगे से गलती नहीं होगी। ध्यान रखेंगे इस बात का कि आगे से गलती ना हो। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में जलडमरू मध्य किसको कहते हैं दोस्तों, तो दो समुद्रों, दो द्वीपों, जैसे ये एक द्वीप है और ये एक द्वीप है, इसके बीच में समुद्र गया है, तो जो संकरा सा भाग है इसी को जलडमरू मध्य कहते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए ये भारत है, एक सेकंड दोस्तों, ये आपका भारत है और ये आपका श्रीलंका है, तो इसके बीच में से जो संकरा भाग है जहाँ से समुद्र गुजरता है उसी को जलडमरू मध्य कहते हैं। तो चूँकि ये जलडमरू मध्य है, पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भी ऐसा समुद्र नहीं गुजरता है, तो भारत और पाकिस्तान नहीं होगा पाकिस्तान देख के, बल्कि ये होगा भारत और श्रीलंका। सॉरी दोस्तों फिर से गलत बोल रहा था, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के सेट में कुल हमने 13 प्रश्न कवर किए हैं। आज का ये सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो यार एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको एसएससी से रिलेटेड और सारे एग्ज़ाम से रिलेटेड जीके क्विज दिए जाते हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।